नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री अर्थात इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको महाराणा मोकल के बारे में बताया था कि समिधेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया, पुनर्निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो शासक बनते हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा, तो उन महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, तो एक बार मैं फटाफट से आपका रिवीजन करवा देता हूं। तो महाराणा कुंभा तो होता क्या है, जो मारवाड़ के जो राव रणमल थे, ये अपनी जो बहन थी हंसाबाई, उस हंसाबाई के कहने पर मारवाड़ में आ जाते हैं और मोकल की हत्या का बदला चाचा मेरा को मारकर रणमल के द्वारा ले लिया जाता है। लेकिन जैसे ही समय व्यतीत होता है, रणमल के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के बारे में सोचा जाता है। तो जब राजमाता हंसाबाई को इस बात का पता चला कि ये जो रणमल है ये कुंभा को मारना चाहता है, तो रणमल कुंभा को मारे उससे पहले राजमाता हंसाबाई ने अपने सौतेले पुत्र राव चुंडा क्या राणा चुंडा को होशंग शाह के पास से बुलाकर रणमल का 1438 में मामला सेट करवा दिया जाता है, अर्थात रणमल की हत्या कर दी जाती है। और रणमल की हत्या के बाद जो इसका जो पुत्र था राव जोधा, वह अपनी चपलें हाथ में लेकर यहाँ से भाग जाता है और बीकानेर में एक गांव आता है काहुनी गांव, और उस काहुनी गांव में जाकर उसके द्वारा शरण ली जाती है। और वह फिर काहुनी गांव से जैसे ही आगे जाता है, तो जब मैं आपको राजस्थान के लोक देवता पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि जो हड़बू सांखला थे, इस हड़बू सांखला के द्वारा जो राव जोधा थे, इन राव जोधा को कटार समर्पित की जाती है और मंडोर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। तो ये मैं जब आपको मारवाड़ और जब आपको राजस्थान के लोक देवता पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको ये बताऊंगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो पहले अपन महाराणा कुंभा के द्वारा जो भी राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की गई थी, पहले अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो कुंभा की अगर अपन राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें, राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, तो राजनीतिक उपलब्धियों में अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के जो राव जोधा आते हैं उनके द्वारा मारवाड़ वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। कहां से, जैसे ही कुंभा के द्वारा जोधा को यहाँ मेवाड़ से भगाया जाता है, तो लगभग 10-12 सालों के कठिन संघर्ष के बाद में जोधा मंडोर पर वापस अधिकार कर लेता है और जोधपुर का शासक बन जाता है। तो जोधपुर पर जैसे ही इस जोधा का अधिकार होता है, तो जोधा के द्वारा अपनी जो बुआ थी हंसाबाई, उस हंसाबाई के पास में मैसेज भिजवाया जाता है कि बुआ पहले आपने या आपके पुत्र या आपके जो पौत्र थे उन्होंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी, तो मेरे को उस बात का कोई गम नहीं है। पहले कैसे भी रहा हो, अपन को अब ये दुश्मनी भुलाकर आपस में स्नेह से रहना चाहिए, ऐसा संदेश भिजवाया गया। किसके द्वारा? जोधा के द्वारा। किसके पास में? राजमाता हंसाबाई के पास में। तो देखो कैसे क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो मारवाड़ के शासक कौन बन जाते हैं? मारवाड़ के शासक बन जाते हैं राव जोधा। मारवाड़ के शासक कौन? राव जोधा। इधर मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा कुंभा। तो होता क्या है, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और
मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य एक संधि होती है। इन दोनों शासकों के मध्य में एक संधि होती है और संधि का नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। और संधि कब हुई? तो संधि बताओगे आप 1453 ईस्वी को ये आवल बावल की संधि हुई थी। 1453 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा कुंभा और इधर मारवाड़ के राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि होती है। और इस संधि के इस संधि के तहत जो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है। और उसका जो निर्धारण है, उस सीमा का जो निर्धारण है, वो निर्धारण कहां से किया जाता है? तो वो निर्धारण किया जाता है सोजत से। कहां से किया जाता है? सोजत से। और सोजत कहां पे पड़ता है? पाली जिले में। तो सोजत पाली से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण इन दोनों शासकों के मध्य में किया जाता है। फिर जैसे ही इन दोनों शासकों के मध्य ये संधि हुई तो इन्होंने अपना जो रिश्ता था, जो अपना मैत्रीपूर्ण जो संबंध था, उसको अच्छा करने के लिए जो महाराणा कुंभा के जो पुत्र आते हैं, महाराणा कुंभा के जो पुत्र थे उनका नाम था रायमल। और इधर जोधा की अगर अपन पुत्री की बात करें तो जोधा की जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी। और इन दोनों की क्या करवा दी? शादी करवा दी। और शादी के पश्चात इनके एक पुत्र पैदा होता है और पुत्र का नाम था संग्राम सिंह उर्फ सांगा, जिसको हिंदूपत कहते हैं। तो एक बार फिर आप समझे इसको। मारवाड़ के शासक राव जोधा और मेवाड़ के कुंभा के मध्य में आवल बावल की संधि हुई। यानी आवल का मतलब होता है आंवले के जो पेड़ होते हैं हरे भरे, वो तो है आवल। और बावल का मतलब होता है जहां से जैसे कटीली झाड़ियां और ये जो बबूल आते हैं वो उगे हुए होते हैं, उसको बावल कहते हैं। तो जो हरा क्षेत्र है वो मेवाड़ का और जो झाड़ियों वाला क्षेत्र है वो मारवाड़ का। इस प्रकार से ये 1453 को यह संधि हुई। और इस संधि में जो निर्धारण बिंदु रखा गया था वो सोजत पाली रखा गया था। और इस संधि के बाद में कुंभा ने अपना जो पुत्र था रायमल, इस रायमल का रिश्ता कहां पे कर दिया? जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में इनका रिश्ता कर दिया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। राजनीतिक उपलब्धियों में मैं आपको ये पहली उपलब्धि बता चुका हूं जो मेवाड़ मारवाड़ के मध्य में संधि करवाती है। अगली उपलब्धि के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली उपलब्धि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगली उपलब्धि है सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी को हुआ था। सारंगपुर का युद्ध और हुआ कब था? 1437 ईस्वी को। यानी सारंगपुर का युद्ध लड़ा किसके द्वारा गया था? तो आप बताओगे मेवाड़ के महाराणा कुंभा। और इधर बात करें अपन मालवा की, तो मालवा जो एमपी में पड़ता है, इस मालवा के जो शासक थे उनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट। और एक तरफ कौन? मेवाड़ के महाराणा कुंभा। और इन दोनों के मध्य में कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध के पीछे के अगर अपन कारण की बात करें तो
मैं आपको बताऊं कि 1433 में चाचा मेरा और मेवा पमार के द्वारा मोकल की हत्या कर दी जाती है और फिर कुंभा के द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मारकर ले लिया गया था। लेकिन जो मेवा पमार था ये कहां पे चला जाता है? मालवा में। और मालवा में किसके पास में चला गया? महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में वो चला गया था। और कुंभा के द्वारा इस महमूद खिलजी फर्स्ट से उस एका और मेवा पमार को मांगा गया, लेकिन इस महमूद खिलजी ने देने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से इन दोनों शासकों के मध्य में यह सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी को होता है। उसके अलावा महमूद खिलजी का भी एक विद्रोही था जिसको महाराणा कुंभा के द्वारा पहले शरण दी गई थी और उसका नाम था उमर खान। तो इस प्रकार इन दोनों के मध्य में थोड़ी टसल थी और इसी वजह से इन दोनों शासकों के मध्य में 1437 ईस्वी को सारंगपुर का युद्ध जो मध्य प्रदेश में लड़ा गया था अर्थात सारंगपुर का युद्ध होता है। और इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी रहते हैं। महाराणा कुंभा विजयी और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी को मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और ये जो मेवाड़ के कुंभा थे ये विजयी रहते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ अर्थात विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया गया। विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था, तब आपका सीधा सा आंसर क्या बनता है? महाराणा कुंभा। और किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया, तो आपका आंसर क्या बनता है? कसर सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को डिफीट करने की उपलक्ष्य में इनके द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो ये था सारंगपुर का युद्ध। अब मैं आपको चंपानेर की संधि के बारे में बताने वाला हूं कि इस प्रकार से कैसे जो चंपानेर की संधि है वह 1456 को होती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इस प्रकार सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को इस कुंभा के द्वारा डिफीट कर दिया गया था। और कुंभा वैसे भी शक्तिशाली शासक था और कुंभा के लिए कविराज श्यामल दास ने यह लिखा भी है कि राजस्थान में जो या मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप बताओगे कि महाराणा कुंभा को दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे चंपानेर की संधि की, लेकिन चंपानेर की संधि के बारे में बताने से पहले मैं आपको राजस्थान की जो एक रियासत आती है, छोटा सा जो ठिकाना था नागौर, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो होता क्या है, नागौर जो नागौर रियासत थी, इस नागौर रियासत में जो शासक थे उनका नाम था फिरोज खां। फिरोज खां यानी नागौर के जो शासक थे उन शासक का नाम था फिरोज खां। और इस फिरोज खां की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु के पश्चात इसका जो अगला जो शासक बना उस शासक का नाम था समस खां। क्या नाम था? समस खां। और जब समस खां शासक बना तो इस बात का जो विरोध था वह इस फिरोज खां के भाई
जो भाई थे मुजाहिद खां, इसके द्वारा किया गया, क्या नाम था, मुजाहिद खां। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नागौर का शासक था फिरोज खां। फिरोज खां की क्या हो गई, मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक बन गया उसका नाम था शमस खां। और शमस खां जब शासक बना तो जो फिरोज खां के भाई थे मुजाहिद खां, इनके द्वारा इस शमस खां का शासक बनने पर विरोध किया गया। अर्थात ये मुजाहिद खां ये चाहता था कि मैं स्वयं शासक बनूं, न कि ये शमस खां। तो इन दोनों के मध्य में उत्तराधिकार का संघर्ष हो जाता है। अर्थात शमस खां कहता है कि मैं शासक बनूंगा और मुजाहिद खां कहता है कि मैं शासक बनूंगा। तो मुजाहिद खां का पलड़ा थोड़ा भारी था, तो शमस खां ने सोचा कि यार अपन किसी न किसी से सहायता मांगे। और उस समय राजस्थान में एक ही बब्बर शेर था, और कौन था, महाराणा कुंभा। तो ये जो शमस खां थे ये भागकर किसके पास में आ गए, महाराणा कुंभा के पास में आ गए, और महाराणा कुंभा से कहा कि यार मेरा एक नालायक चाचा है मुजाहिद खां, मेरे शासक बनने पर वो बार बार बवाल खड़ा करता है, तो आप कैसे भी करके उसका मामला सेट कर दो और मेरे को शासक बनने में मेरी सहायता करें। तो महाराणा कुंभा यहाँ से रवाना हुए, और रवाना होकर इन्होंने मुजाहिद खां का क्या कर दिया, मामला सेट कर दिया। अर्थात इस मुजाहिद खां की इन्होंने क्या कर दी, हत्या। और अब नागौर का शासक कौन बन गया, शमस खां। अब जैसे जैसे समय निकला तो लगभग अपन मान ले 2-4 साल तो इस शमस खां के द्वारा महाराणा कुंभा का आदेश माना गया, लेकिन बाद में इस शमस खां ने महाराणा कुंभा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अर्थात ये शमस खां पहले तो कुंभा से सहायता लेता है और फिर शासक बन जाता है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद में ये शमस खां महाराणा कुंभा का मानना अस्वीकार कर देता है। तो महाराणा कुंभा ने सोचा यार इस शमस खां की क्या औकात है जो मेरा कहा नहीं माने। तो इस महाराणा कुंभा के द्वारा इस शमस खां के ऊपर भी क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। तो आप ये याद रखोगे कि पहले महाराणा कुंभा की सहायता से ही शमस खां नागौर का शासक बना, लेकिन जब इसने मानने से इनकार कर दिया, आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा इस शमस खां के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। और ये शमस खां भागकर कहां पे आ गया, गुजरात के शासक के पास में आ गया। कहां पे आ गया भागकर, गुजरात का जो शासक था कुतुब शाह। कुतुब शाह जो गुजरात का शासक था कुतुब शाह, तो उस कुतुबुद्दीन शाह या कुतुब शाह के पास में, या फिर आप अगर कंफ्यूजन हो तो इसका नाम आप कुतुबुद्दीन शाह भी लिख सकते हो, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन शाह। तो यह शमस खां भागकर शरण लेने के पास में किसके पास में आ गया, इस कुतुबुद्दीन शाह के पास में यह शरण लेने के लिए आ गया था। तो होता क्या है, यह कुतुबुद्दीन शाह इस शमस खां को शरण दे देता है, और शमस खां कुतुबुद्दीन शाह के पास में आकर कहता है कि यार तू तो मेरा भाई है, हम दोनों तो मुसलमान हैं, हम तो भाई के समान है। और ये जो मेवाड़ का ये जो राजपूत चौहान है, जो राजपूत है ये कुंभा, ये बार बार उंगली करता है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसका मामला सेट कर दें। तो इस कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा इस शमस खां की बात मान ली गई, और कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा शमस खां के साथ में मिलकर इस महाराणा कुंभा के द्वारा ऊपर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। इस महाराणा कुंभा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। लेकिन आक्रमण में महाराणा कुंभा विजयी रहे, और इस गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को भी क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा था। तो ये बात आप समझे, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पहले महाराणा कुंभा की सहायता से शमस खां नागौर का शासक बना, लेकिन जब बात मानने से इनकार कर दिया तो कुंभा के द्वारा इस शमस खां के ऊपर आक्रमण किया गया, और ये शमस खां भागकर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास में शरण ले लेता है।
और कुतुबुद्दीन शाह को युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। तो कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा कुंभा के ऊपर आक्रमण किया जाता है, लेकिन कुंभा के द्वारा इस कुतुबुद्दीन शाह को भी डिफीट कर दिया जाता है। अब अपने राजस्थान का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, हमेशा दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। अगर मेरा कोई दुश्मन है और अगर मेरा कोई अन्य और भी दुश्मन है, तो मेरे कहने का मतलब यह है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से भी पंगा मोल ले लिया जाता है, अर्थात इसको भी डिफीट कर दिया जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को भी इसके द्वारा डिफीट कर दिया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी आगे के बारे में बताता हूं किस प्रकार से कैसे आगे एक संधि होती है। तो आप इसको अच्छे से समझना, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो मालवा के शासक थे उनको भी डिफीट कर दिया गया। उसके अलावा जो गुजरात के शासक आते हैं कुतुबुद्दीन शाह, उस कुतुबुद्दीन शाह को भी डिफीट कर दिया गया। तो एक बार मैं आपको साथ ही में बताता हूं महाराणा कुंभा के द्वारा किन किन को पराजित किया गया। तो पहले तो इन्होंने जो मालवा के शासक आते हैं, मालवा एमपी के जो शासक आते हैं, उन एमपी के शासक का नाम था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। तो इस महमूद खिलजी फर्स्ट को भी सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा के द्वारा डिफीट कर दिया गया था। और जो गुजरात का शासक था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। तो शमस खां और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा जब कुंभा के ऊपर आक्रमण किया गया, तो कुंभा ने इन दोनों को भी क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात मैं पहले आपको बता भी चुका हूं। तो गुजरात के शासक ने इस मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में यह मैसेज भिजवाया कि जो ये मेवाड़ का कुंभा है इसने मेरे को भी डिफीट कर दिया है। तो जो गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है वो कहता है, अरे यार इसने तो अभी अभी मेरे को भी डिफीट किया है, तो क्यों ना अपन दोनों मिलकर एक संधि कर लें। और संधि का जो नाम था वो था चंपानेर की संधि। तो आप याद क्या रखोगे कि जो चंपानेर की संधि है, चंपानेर की संधि, चंपानेर की जो संधि है वह संधि हुई कब थी। तो आप याद रखोगे क्या 1456 ईस्वी को यह चंपानेर की संधि हुई थी। और चंपानेर की संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य में यह संधि हुई। और इस संधि में यह डिसाइड किया गया कि अपन मेवाड़ के महाराणा कुंभा को किस प्रकार पराजित करेंगे। और इस संधि के बाद में जो महमूद खिलजी फर्स्ट थे और जो कुतुबुद्दीन शाह थे, इनके द्वारा कुंभा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और एक युद्ध आता है बदनौर का युद्ध। उस बदनौर के युद्ध के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, जो भीलवाड़ा में हुआ था। और उस युद्ध में जब महाराणा कुंभा विजयी रहे, तो उस विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में करवाया गया था। तो आप ये याद रखोगे चंपानेर की संधि कब और किन किन के मध्य में हुई। और विशेष रूप से आप ये याद रखोगे कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन से उत्तराधिकारी के या कौन से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। तो नागौर के जो शमस खां और मुजाहिद खां आते हैं, इन दोनों के मध्य में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में महाराणा कुंभा के द्वारा भाग लिया गया था। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।